हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो मैं लेके आया हूँ वो है पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर मोशन, जिसका हमने पहला पार्ट देख लिया था। तो उसमें हमने देख लिया था जो मोशन होती है उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। स्पीड की डेफिनेशन ली थी हमने, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वेट क्या होता है, मास क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो आप से रिक्वेस्ट है पहले इस चैप्टर का पहला पार्ट देखिए, तभी आपको ये चीज़ें प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंटली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आज हम ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड कराऊंगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ क्या है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। यूजुअली थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ तो सबको पता होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लॉ में यूजुअली थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए मैं वो कन्फ्यूजन भी आपको क्लियर करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की थोड़ी सी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट की है। आप एक बार आराम से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगी। पर चलिए मैं आपको इजीली यहाँ पे चीज़ें समझाऊंगा। ये देखिए हमने डिस्टेंस देखी थी क्या है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी देखी थी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है वो भी देखी थी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो भी देख ली थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने समझाया भी था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं हम। यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मास क्या होता है, और ये समझाया भी था स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद वेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको। उसके बाद मास के बारे में आपको बताया था मैंने थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज की ऑफ मोशन की बात करें तो इनका कंसेप्ट अगर बेसिकली देखा जाएगा तो यहाँ पे ये गैलीलियो के कंसेप्ट पे बेस्ड है। जो गैलीलियो के आइडियाज़ थे रिगार्डिंग द मोशन, उनको गैलीलियो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर शेप नहीं दे पाए थे, बट यहाँ पे न्यूटन ने इसका एक किस्म का फ़ायदा उठाया या इसमें ज़्यादा रिसर्च करके फाइनली लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे हमारे लिए प्रिपेयर कर दिए। यूनिवर्सली इनको एक्सेप्ट कर दिया गया है और ये वैलिड माने जाते हैं आज की डेट में भी। तो यहाँ पे गैलीलियो का आइडिया था मोशन के रिगार्डिंग, बट यहाँ पे उसके बाद फार्मूलेट किया गया था फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन। इनको थ्री फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन बनाया था। किसने बनाया था? वो बनाया था यहाँ पे न्यूटन ने। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था न्यूटन का। इसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये कैसे बनता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें आराम से, आप बने रहे मेरे साथ। These are laws are also known as Newton's laws of motion, which are given below. इन थ्री फंडामेंटल लॉज को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। ये देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। आपको न्यूटन्स लॉ इसे फर्स्ट लॉ इसके समझ इजीली समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन रेस्ट। कोई भी चीज़ होगा जो भी रेस्ट में बैठ रहा होगा, फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हुए, मान लीजिए आप रेस्ट में हैं, तो आप रेस्ट में ही रहोगे। कब तक रेस्ट में रहोगे? अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ये फुटबॉल ली थी हमने, ये तब तक रेस्ट में रहने वाली है जब तक कोई बंदा आके इसको किक नहीं मारेगा, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं मारेगा, मतलब कोई भी आके किसी भी फोर्स के साथ इसको लात मारेगा तब जाके ये मूव करेगी अपनी जगह से, वरना तो ये सेम जगह पे रह जाएगी। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। जो भी ये इसको लात मारेगा उसके बाद इसमें मोशन आ जाएगी, ये कंटिन्यू चली जाएगी विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में भी आप इसको लात मारोगे उसी डायरेक्शन में ये चली जाएगी उस कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक इस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे
तो न्यूटन्स ने हमें यहाँ पे दो ही चीज़ बताई थी फर्स्ट लॉ में। उसने बताया था अगर कोई बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने वाली है भाई, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने वाली है। जब तक इस रेस्ट वाली बॉडी पे कोई आके किक नहीं मारेगा, जब तक इस मोशन वाली बॉडी पे कोई आके इसको रोकेगा नहीं या इसको फर्दर इंक्रीज मोशन में लाएगा। मगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करी गई है, बैलेंस फोर्स की बात नहीं करी गई है। तो इसका मतलब ये आपको सीधे समझ में आया होगा। एक चीज़ हमेशा रेस्ट में रहती है, फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक कोई बंदा आके इसको मोशन में नहीं लाएगा, इसको तो अपनी जगह से लात मार के दूसरी जगह तक नहीं पहुंचाएगा। यहाँ ये अगर कोई बॉल चलती रही है कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन में, धीरे धीरे चलती रही है, कोई बंदा आके उसको एक फोर्स लगाएगा दूसरा फर्दर उसकी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये मतलब होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी, ये देख लीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए फर्स्ट वाली एग्जांपल देखिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। कब तक ये रेस्ट में रहेगा? अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक इसके कोई धक्का नहीं देगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये बॉडी तब तक कंटिन्यू रहेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती रहेगी और एक डायरेक्शन में चलती रहेगी, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक इसको अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा इसको रोकने के लिए या इसको फर्दर इसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए। तो ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहता है जब तक उसको कोई बंदा आके उसको चेंज नहीं करेगा उसका स्टेट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फिर मोशन में चला गया है, कांस्टेंट स्पीड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जा रहा है, अगर कोई उसको अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाएगा तब तक वो उसी कंडीशन मोशन में चलता ही रहेगा। ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देख ले डेफिनेशन की बात करेंगे। इट्स स्टेटस देन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द स्टेटस ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ अनलेस और एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेस्ट चेंज इन देयर स्टेट। मतलब हर कोई ऑब्जेक्ट चाहेगा कि मैं आराम से बैठूं, मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। इसका मतलब यही होता है कि न्यूटन्स लॉ ये भी कहता है कि कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ चेंज नहीं करना चाहेगा, उसको तकलीफ़ नहीं। जैसे आप रेस्ट में बैठे, आप नहीं चाहोगे कि मैं उठ के जाके काम करूं, आपको मज़ा आता है अपना, मतलब आपको बहुत मुश्किल होता है अपनी स्टेट ऑफ चेंज या एक जगह से दूसरी जाने के लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। वैसे ही इसका मतलब होता है इन चीज़ें जल्दी जल्दी अपनी जगह चेंज नहीं करना चाहती हैं। उसके बाद इनर्शिया की बात करेंगे। सब लोगों बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया कुछ भी नहीं होता है। इनर्शिया सिंपली ये होता है कि एक बॉडी का, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ये देख लीजिए। ये देखिए एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है इनर्शिया पे, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है बंदा। बस में जैसे हम बैठते हैं तो जब बंदा आराम से बैठा है और अचानक से बस स्टार्ट होती है तो हम थोड़ी सडनली हम आगे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपने स्टेट आराम से बैठे होते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। बट सडनली यहाँ पे बस स्टार्ट होती है तो हम आगे की तरफ थोड़े से चले जाते हैं। इसे कहते हैं इनर्शिया। मतलब आपकी जो स्टेट ऑफ पोजीशन है वो चेंज हो गई। आपका बिहेवियर क्या रहा, आपने क्या रिएक्शन किया गया था जब आपको वो स्टेज, जब आप वो चेंज, वो बस स्टॉप थी, वो स्टार्ट हो गई चलना, तो आपकी बिहेवियर में आज यहाँ पे देखा गया कि आप आगे चले गए थे, थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो इसका मतलब होता है कि किसी बॉडी का बिहेवियर क्या होता है, किसके रिगार्डिंग चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको बोलेंगे भाई तुझे यहाँ से, तुझे अगर आपको बोलेंगे भाई आपको अपने घर से मार्केट जाना है, तो हम देखेंगे कि आपका बिहेवियर क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग। आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, आपको मुश्किल होती है, आपको उठना पड़ता है, तो वो होता है इनर्शिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये भी बेस्ड है फर्स्ट लॉ पे। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका बिहेवियर क्या रहेगा, अगर उसकी स्टेट चेंज हो। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका क्या रिएक्शन रहता है, अगर उसका उसका स्टेट, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दी जाएगी या डिक्रीज़ कर दी जाएगी। ये होता है इनर्शिया। इट इज़ द इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स न्यूटन्स लॉज ऑफ।
तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहा जाता है गैलीलियोस लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ को ही कहा जाता है गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया हम मेजर करते हैं मास से। इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनर्शिया, आप बोलेंगे नो यूनिट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब होता है ये हम मास से मेजर करते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा कम इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ये कैसे होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया देखिए यहाँ पे कोई इसका यूनिट वगैरह नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये इनर्शिया का कंसेप्ट हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी देखने को मिलता है, मगर मैं आपको अभी इनर्शिया की बात समझा रहा हूँ कि किस बॉडी का इनर्शिया कितना होता है। ये देख लीजिए, ये बंदा इसको फोर्स लगा रहा है, ये बंदा भी इसको फोर्स लगा। फॉर एग्जांपल ये वो किलो न्यूटन इसको फोर्स लगा रहा है, ये भी वो किलो न्यूटन फोर्स इसको इसमें लगा रहा है, मगर इसमें कम मास है। ये देखिए इसमें ज़्यादा मास है। ये एक्सेलरेट का स्पीड इंक्रीज़ होगी, जितना ज़्यादा कम मास होगा उतना ज़्यादा इसको एक्सेलरेट होने में आसानी होती है। इसका मतलब होता है अगर इसमें मास ज़्यादा होगा तो ये लेस एक्सेलरेट होगा और स्पीड इंक्रीज़ होगी लेकिन स्लो होगी। यही मसला होता है कि अगर किसी बॉडी में ज़्यादा मास होता है वो कम एक्सेलरेट होता है, चाहे कि आप फोर्स लगाओगे, और सेकंड बॉडी में अगर वो मास ज़्यादा रहेगा सेम फोर्स लगाओगे तो वो कम एक्सेलरेट होगी। यही इनर्शिया में हमने यहाँ पे बोला था। ये देख लिया हमने इनर्शिया में यही बोला था। इनर्शिया हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास। जिस बॉडी में फॉर एग्जांपल इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फॉर एग्जांपल इस एक बॉडी में कम वेट है, एक बॉडी में ज़्यादा वेट है, लेकिन फोर्स सेम लग रहा है। ये 2 kg है फॉर एग्जांपल, ये 3 kg है। तो इसमें फोर्स लगाएंगे तो स्पीड जल्दी जल्दी एक्सलेरेट होगा, अगर इसमें सेम फोर्स लगा रहे हैं ये कम एक्सलेरेट होगा। मतलब जो 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 आदमी ज़्यादा मोटा होगा वो कम चल पाता है, उसको टाइम लगता है चलने में, और जो आदमी पतला होता है वो जल्दी जल्दी रेस क्वालिफाई कर पाता है। यही इसका मतलब होता है इनर्शिया का। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, वो रहेगी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है ये देखिए, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस्ड बाय अ बॉडी, इट इज डिफाइंड प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये होता है किसी बॉडी में कितना मोशन आ गया है। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है, यही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। ये देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा था मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये इसका मास है और ये इसकी एक्सेलरेशन है, ये मास है इसकी एक्सेलरेशन। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी क्या है, इसका मास क्या है और ये कितना एक्सेलरेट हो रहा है, ये हमें मेजर करनी है। इसी को कहते हैं न्यूटन मोमेंटम, इसी को कहते हैं कोई बॉडी कितनी किस स्पीड के साथ मूव कर रही है। ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पी इज, इसको मोमेंटम को हम यूजुअली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। मोमेंटम इसी पी को कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, इसका फॉर एग्जांपल एक कार है, ये देख लिए कार, देखिए इसका हमारे पास जो वेट है वो 1000 kg है और इसकी वेलोसिटी क्या है 60 मीटर पर सेकंड। तो हमारा मोमेंटम क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना हो गया हमारे पास 1000 kg इंटू क्या हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी का ये हो गया मास और वेलोसिटी, इसके यूनिट क्या बन जाएंगे पी बन जाएगा। फिर इसको हम इस 1000 को 16 से मल्टीपल करेंगे, वो बन जाएगा 16000। और यूनिट क्या बन जाएंगे, मास का यूनिट आपको पता ही है क्या है, वो है वो है केजी। उसके बाद वेलोसिटी की बात करेंगे, उसकी आपको क्या पता है, वो है मीटर पर सेकंड, वो बन जाता है केजी मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट मोमेंटम का, इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। ये होता है ये मोमेंटम की डिफिने फार्मूला, और ये होते इसके यूनिट। अगर बॉडी एक रेस्ट में रहेगी, उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी तो मोमेंटम 0 बन जाएगी, ठीक है। अगर कोई बॉडी वी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी उसकी 0 है तो हमारी फार्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास उसका 2 kg रहेगा, वेलोसिटी 0 रहेगा, वो फिर भी 0 बन जाएगा, इसका मतलब मोमेंटम 0 रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ की बात करेंगे, डायरेक्ट आएंगे हम सेकंड लॉ पे। यहाँ पे
सेकंड लॉ की बात यही करिए हमने, कोई बॉडी का मास कितना होता है वो उसको अगर फोर्स लगाएंगे तो वो किस एक्सेलरेट होगा, कैसे एक्सेलरेट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटन सेकंड लॉ देखिए हम यहाँ पे, न्यूटन सेकंड लॉ से चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फॉर एग्जांपल फोर्स हमने लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल मोमेंटम 2 से लेके मोमेंटम 1 तक, मतलब फाइनल मोमेंट से लेके इनिशियल मोमेंटम में कितना चेंज आया, वो किस टाइम कितना टाइम लगा उसको चेंज लाने में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपस में। यही डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम का मतलब यही होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ये होता है इसका सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ यही होता है। उसके बाद फर्दर बात करेंगे, ये देखिए P2 माइनस T1 है। उसके बाद फर्दर बात करेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 क्या होता है, जैसे हमने पहले ही बोला मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बाद होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी हो गया ये। उसके बाद हो गया टाइम। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस एम को कॉमन लेना है, ये बन जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय बन जाएगा टाइम। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद बात करेंगे ए इसका मतलब क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, यो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। ये फिजिक्स में फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस सारे के बजाय हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे हम करेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो सेम ही रहेगा लेकिन इस फार्मूला का यूज़ करके ये बन जाएगा ए। तो ये सिंपली बन जाएगी हमारी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद फोर्स डायरेक्शन प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमें के का यूज़ करना पड़े कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो वो बन जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारी फार्मूला बन के आ गई। वो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई, के को यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली बनाया जाता है। 1 यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइड मोमेंट बाय प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 यूनिट फोर्स किसके बराबर होता है, 1 kg को किसी बॉडी को मूव करने में हमें कितना एक्सेलरेशन लगती है उसको बोलते हैं 1 यूनिट फोर्स। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट फोर्स किसके बराबर होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर, एक वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन, ये बन जाएगा हमारे पास के, हमारे पास 1 बन के आता है, 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो के 1 कांस्टेंट 1 के बराबर हो जाता है। तो 1 लिखोगे आप या नहीं लिखोगे, के बजाय 1 लिखेंगे तो वो फ़ायदा नहीं लिखना। तो फाइनल फार्मूला हमारे पास आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, हमारे पास फाइनल मास बन फोर्स आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला बन के आएगी। ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इम्पल्स की बात करते हैं। यहाँ इम्पल्स कुछ नहीं होता है, इम्पल्स होता है फॉर एग्जांपल कोई बॉडी को, किसी बॉडी का फोर्स कम करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉडी मूव कर रही है, उसको आपने यहाँ से थोड़ा ब्रेक लगा दिया है, यानी उसको रोकने के लिए पीछे से पुश किया है, पुल किया, अपनी तरफ खींचा है, तो थोड़े से टाइम के लिए उसकी मोशन रुक जाती है, उसी को कहते हैं इम्पल्स। इट इज टर्म्स द टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की मोमेंटम में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, इसको मोमेंटम है क्या, ऐसे मोमेंटम आप कंसिडर कर दीजिए, पी इज इक्वल टू एम वी, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मास इंटू फॉर एग्जांपल हमारे पास मोमेंटम, जो हमने ऊपर देखा था, मोमेंटम क्या होता है, किसी बॉडी को चेंज कितनी लाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये सिंपली हम इसकी इन अदर वर्ड इम्पल्स डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इन विच, फॉर एग्जांपल ये इम्पल्स आई से रिप्रेजेंट होता है। इसका हमारे पास यहाँ पे पहले मैं आपको यूनिट बताऊंगा, यहाँ पे यूनिट हमारे जो रहते हैं वो क्या रहने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है, इसका फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन तो बन गया, लेकिन इसके यूनिट भी अब निकालने हैं हमें। मास तो आपको पता ही है केजी के बराबर होता है, एक्सेलरेशन के यूनिट आपको पता होने चाहिए, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप देख लीजिएगा। अगर बात करेंगे उसके बाद इम्पल्स में आपको यहाँ पे समझाऊंगा सिर्फ किसी बॉडी को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉलर, ये देख लिए एक फुटबॉलर यहाँ पे फुटबॉल लेके जा रहा था, पीछे से उसको इन द फुटबॉल ए डिफेंसिव प्लेयर अप्लाइज ए फोर्स ऑन ए गिवन मोमेंट आफ्टर स्टॉप द मोमेंट ऑफ प्लेयर वॉलीबॉल। फॉर एग्जांपल ये
ऑफेंसिव प्लेयर है, ये बॉल लेके जा रहा है, पीछे से डिफेंसिव प्लेयर आया, इसने इसको पकड़ लिया, इसका जो मोमेंटम था, इसका जो चलने का मोमेंटम था उसको उसने स्पीड लगाई, उसमें थोड़ा सा कमी लगाई, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, थोड़ा सा स्लो कर दिया, तो इसी को बोलते हैं इम्पल्स। किसी चीज़ को उसकी स्पीड कम करने के लिए थोड़े से टाइम के लिए इसको बोलेंगे फोर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन ए स्मॉल टाइम इन विच फोर्स एक्ट। किसी स्मॉल टाइम में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम इम्पल्स। इम्पल्स हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं इसको चेंज इन टू मोमेंटम, P2 माइनस P1 किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करने को भी इम्पल्स कहा जा सकता है। इसके यूनिट की बात करेंगे, यहाँ पे रहेगा न्यूटन पर सेकंड, यहाँ रहेगा केजी मीटर पर सेकंड। जो हमारे पास जो मोमेंटम के रहते हैं वही इसके भी रहेंगे। ये यूनिट्स भी आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ भी हो गया। अगर सेकंड लॉ की बात यहाँ पे करेंगे तो सेकंड लॉ मैं आपको यहाँ पे भी समझाऊंगा जो हमने पहले लिया था। देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ था एक्सेलरेशन ऑफ डिपेंडेंस अपॉन द मास ऑफ एन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। न्यूटन सेकंड लॉ तो वही वो होता है ना, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, डिपेंडेंस ऑफ मास एंड द मोमेंटम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। इसका फोर्स कितना अप्लाइड होता है, कितना एक्सेलरेट हो जाएगा जो फोर्स हमने इस पर अप्लाई कर दिया था। अब हमारे पास फाइनल जो लॉ है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सिंपली मैं आपको पहले यहाँ पे समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल लेंगे, बहुत बढ़िया एग्जांपल हमने ली है। अगर हम अर्थ पे चल पा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, जैसे हम ज़मीन पे अपना पाँव डालते हैं तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, अपना फुट इसके ऊपर रखते हैं ज़मीन के ऊपर, तो इसको हम नीचे की तरफ और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन करते हैं, और जो अर्थ हमें रिएक्शन देती है वो हमें अपवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड डायरेक्शन में वापस रिएक्शन देती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आपको एक्शन तो वापस मिल ही जाएगा और मगर लेकिन अपोजिट में मिलेगा। अगर हम यहाँ डाउनवर्ड में कर रहे हैं ये अपवर्ड में करे, अगर हम यहाँ पे बैकवर्ड में कर रहे हैं ये हमें फॉरवर्ड में करेगा डायरेक्शन। तो इसी का मतलब होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ पे बोर्ड की भी बात करेंगे, जैसे हम बोर्ड में अपना जैसे हम बोर्ड को लेफ़्ट करते हैं तो हम बोर्ड को एक एक्सर्ट फोर्स ऑन बोर्ड, हम उसको पीछे की तरफ धकेल देते हैं, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हो, जो हमें बोर्ड देती है वो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स करती है। एक्सर्ट फोर्स ऑन आवर फीट, हमारे फीट में फोर्स एक्सर्ट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद स्प्रिंग की बात करेंगे, बैलेंस स्प्रिंग की बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे दो स्प्रिंग के लिए हमने ए बी और ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन। यहाँ पे वॉल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ हम उसको अपने हाथ से खींच रहे हैं। ये देख लीजिए हम जितना फोर्स लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, और यहाँ से वॉल भी इसको इस स्प्रिंग को यहाँ से ये ए स्प्रिंग बी स्प्रिंग, हम ए स्प्रिंग को खींच रहे हैं 5 न्यूटन के साथ, यहाँ वॉल इसको खींच रहा है 5 न्यूटन के साथ। मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही वापस ये हमें फोर्स लगा रहा है। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। ये इक्वली एक दूसरे को यहाँ पे खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। ये इस तरह का खींच रहा है, ये इस तरीके से खींच रहा है। ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कोलिजन ऑफ टू पर्सन व्हेन टू पर्सन वॉकिंग रनिंग अपोजिट कोलाइड विद ईच अदर। और जो दो बंदे, एक बंदा यहाँ से आ रहा है दूसरा बंदा यहाँ से आ रहा है, ये जब दोनों उसमें टकरा रहे हैं तो ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं, क्योंकि इसका जितना फोर्स होगा उतना ही, फॉर एग्जांपल इसका 5 किलो न्यूटन होगा, इसका 5 किलो न्यूटन होगा, ये आपस में टकरा जाते हैं, ये अपना फोर्स अप्लाई करता है तो ये गिर जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे को हिट कर जाते हैं। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, ए पर्सन इज़ एबल टू वॉक इन, जैसे मैंने अभी बोला आपको वॉक कैसे करते हैं हम, ये देख लिए। हम वॉक तभी कर पाते हैं जब हम इसको फुट को जो है ज़मीन पे रख के डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करते हैं अर्थ को। यहाँ पे हमें ये अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स देखने को मिलता है अर्थ का, तभी जाके हम मूव कर पाते हैं। न्यूटन सर्कुलर लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे यहाँ पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर कांस्टेंट स्पीड ऑफ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वही होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है इन अ सर्कुलर डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड के साथ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे
क्लॉक की बात करेंगे, जो क्लॉक में हमारे पास हावर हैंड होता है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड होता है और मिनट हैंड होती है। तीनों के तीनों हैंड हमने यहाँ पे बना लिए। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है जो सेकंड मिनट हैंड होती है, जो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ऐसे 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 मूव करती है, पर सेकंड पर मिनट मूव करती रहती है, पर मिनट मूव करती रहती है, तो उसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर आप कर सकते हैं। तो ये तो था कंसेप्ट और रिगार्डिंग द मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई होप आपको सारे लॉ यहाँ पे इजीली समझ में आ गए होंगे। इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, और यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ क्या है, इनके यूनिट्स वगैरह क्या है, मोमेंटम क्या है, यूनिट क्या है, और कौन बॉडी किस डायरेक्शन में जाती है। हमें इनर्शिया का नो यूनिट देखने को मिला यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी। मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इजीली यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे थर्ड लॉ की एग्जांपल भी मैंने पहले ली थी, वो मैं बताऊंगा। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन रिएक्शन फोर्स इक्वल इन स्ट्रेंथ एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दूसरे से एक फ़ाइट कर रहे हैं, जैसे बॉक्सर फाइट करते हैं, तो एक बंदा उसको पंच मारता है, वहाँ से दूसरा बंदा भी इसको पंच मारता है, क्योंकि भाई तूने इतने फोर्स के साथ मारा है, मैं भी उसी फोर्स के साथ मारूंगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमें यहाँ पे नहीं बैठना है। अगर हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो न्यूटन सेकंड लॉ को यहाँ पे फर्स्ट लॉ को हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें अपनी जो हम रेस्ट में आज बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं भाई, अभी तो टाइम है एग्ज़ाम में, हमें क्या टेंशन है। जब प्राइम नज़दीक आएगा तब हम मोशन करेंगे, तब हम जाके अपना स्टेट ऑफ चेंज करेंगे, तब हम एक्सलरेट करेंगे, वो नहीं चलने वाला यहाँ पे। आपको यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ से अप्लाई करना पड़ेगा। भाई JKSSB तू हमें सिलेबस दे रहा है तो हम भी अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, हम अपोजिट रिएक्शन में आपको इसका जवाब देंगे। तो आपको न्यूटन्स, और आपको यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ में भी आपको देखना है अपने आप को भी, चाहे आपको कितना भी बड़ा सिलेबस दिया जाएगा JKSSB की तरफ से, चाहे कितना बड़ा भी आपको दिया जाएगा, आप एक्सेलरेट करोगे, आप अपना आपने लोड नहीं ज़्यादा नहीं लोगे। हम बोलेंगे नहीं हमें एक्सेलरेट करना है, चाहे आप कितना भी वर्कलोड दोगे हम एक्सेलरेट करेंगे। मतलब तीनों के तीनों लॉ हम स्टूडेंट्स पे अप्लाई होते हैं कहीं ना कहीं न्यूटन से। अगर आप स्टेट ऑफ रेस्ट में रहोगे भाई, आप पढ़ोगे नहीं तो पढ़ते ही रहोगे, पढ़े ही रहोगे, कभी कामयाब नहीं रहोगे। अगर सिलेबस को देख को बोलोगे नहीं भाई ये तो बहुत भारी सिलेबस, हम नहीं मूव एक्सलेट नहीं कर पाएंगे, तो अब भी ऐसी शेप में रहोगे तो आगे मूव नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे आपने JKSSB ने आपको सिलेबस दिया है, कुछ टाइम दिया, एक्सटेंड कर दिया है, आप बोलोगे नहीं भाई कर दिया तो अभी हम थोड़ा टाइम आराम से बैठेंगे फिर देखेंगे, लेकिन तब जाके आपको उसका उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपको इक्वली अपोजिट रिएक्शन में उसको टाइम दिया है तो हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, हम भी इक्वली इसको अपोजिट में जवाब देंगे, हम इसका यूटिलाइज़ करने वाले हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, मैं कैसे अंडरस्टैंड करा रहा हूँ आपको। तो अभी अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप एक दो बार देख लीजिए इस वीडियो लेक्चर को, दोनों पार्ट्स को, आपको सारी चीज़ें इजीली कंसिडर हो जाएगी। अगर कभी कन्फ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूँगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।